जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। फिर से आप लोगों का दिल खोल करके स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज जो हम बताए थे सर, साइंस के लिए हम आपके प्रति वचनबद्ध हैं। चाहे किसी भी कंपटीशन या किसी भी एकेडमी को आप देने जा रहे हैं, आपको इतना टॉपिक जरूर दे देंगे ना कि किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होने देंगे। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। उसी कड़ी में चूंकि हमने देखा कि टेक्नीशियन में एक टॉपिक को सर बड़ा टच कर रहा है, और टॉपिक बहुत बाहर से नहीं है, 9th-10th का ही है, लेकिन हम लोग का ध्यान नहीं जाता है और वो टॉपिक का क्वेश्चन टफ लगने लगता है। तो उसी को आराम बनाने के लिए हम आए हैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, 10th 12th रेलवे या किसी भी कंपटीशन के किसी भी एग्जाम को, किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं सर, मात्र आपसे हम 8 मिनट का समय लेंगे। 8 मिनट आप हमको दे दीजिए, हम 2 नंबर आपका पक्का एग्जाम में कर देंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार, बड़ा टफ लगता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लोहे के कील को, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट विलयन, CuSO4 का नाम क्या है सर? कॉपर सल्फेट। Cu मतलब कॉपर, SO4 कौन सा आयन? सल्फेट आयन। कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ मिनट तक डुबा करके छोड़ देंगे तो क्या होगा? किसको सर? लोहा का कील, लोहा का कील हो, लोहा का चूर्ण हो, लोहा का बड़का रॉड हो, सबका फॉर्मूला Fe, एटॉमिक नंबर 26। याद रहेगा। क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, घोल का रंग फीका पड़ेगा, लोहे की कीलों की सतह पर काली परत जम जाएगी, या घोल का रंग हरा हो जाता है। रेलवे बड़ा टच करता है, 10th का ही लेवल का क्वेश्चन है। 10th वालों को भी फायदा मिलेगा, 12th वालों को भी फायदा मिलेगा। तो सुनिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सर सक्रियता श्रेणी याद रखिएगा। सक्रियता श्रेणी अगर आपको याद नहीं है तो तुरंत देख लीजिए। सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या हो जाएगा? जिंक, जिंक के बाद Fe, Sn, Sn के बाद Pb, Pb के बाद जो होता है वह हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, Hg, Ag, AuPt। याद रहेगा। सबसे ज्यादा सक्रिय धातु यहां देख लीजिए, सबसे कम, ये सब कम क्रियाशील धातु है। तो अगर ऊपर वाला अधिक, नीचे वाला कम, अगर कोई धातु ऊपर है तो अपने से नीचे वाले धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर सकता है। तो आयरन कहाँ है भाई? आयरन यहाँ है। कॉपर कहाँ है? कॉपर यहाँ है। तो नीचे है, ऑब्वियस सी बात है, नीचे है। नीचे है तो डिस्प्लेस करेगा, करेगा। Fe जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो FeSO4 बना लेगा और प्लस में Cu। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग जो होता है नीला होता है, याद रखिएगा। क्या रंग होता है? नीला होता है। और आयरन सल्फेट जब बनेगा तो इसका रंग हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा। तो बताइए, डिस्प्लेसमेंट होगा यानी विस्थापन अभिक्रिया होगा और घोल का रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। घोल का रंग हरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या बना, क्या बनने से होगा ये भी पूछा जा सकता है। तो सॉरी, आयरन सल्फेट बनने से घोल का रंग हरा हो जाएगा। सवाल ये भी पूछ सकता था, क्या कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा? तो कर देगा। सॉरी, आयरन डिस्प्लेस कर देगा तो आयरन कर देगा कॉपर को। यही कहानी उल्टा होता, उल्टा ये होता FeSO4 में कहता कि कॉपर डाल रहे हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होता। इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी है। बड़ा इत्मीनान से लीजिए ये टॉपिक, क्योंकि बहुत बढ़िया टॉपिक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, हम आराम से ले रहे हैं। श्वसन क्या है? श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? श्वसन जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जो लोग कह रहे हैं ना श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्वसन में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होता है। श्वसन में क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है। एक्चुअली श्वसन का आप समीकरण देख लीजिए। आप जो चीज खाते हैं वह C6H12O6 के फॉर्म में कहाँ जमा रहता है?
ग्लूकोज के फॉर्म में आपके सेल्स के पास रहता है। इधर से आपका ब्लड जो है, ब्लड का हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन करके ग्लूकोज तक पहुंचता है। ग्लूकोज का यहाँ से अभिक्रिया करके वो बनाता है CO2, इसमें बनता है H2O और प्लस में 38 ATP। अगर श्वसन पूर्ण हो तो ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट उत्पन्न होता है। 38 ATP अगर श्वसन की क्रिया पूर्ण रूप से हो रही है तो ये ऊर्जा है सर। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब ये ऊर्जा देता है। बैलेंस करने के लिए 6 यहाँ 6 यहाँ और 6 यहाँ लगाना, चूंकि ऊर्जा उत्पन्न होता है इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं की पहचान करें। इसी में से सबसे अधिक मतलब ओवरऑल नहीं, इतना जहां तक ऑप्शन है ना, इसमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है आप अभी हम दिखाए थे, टॉप पे पोटेशियम था, फिर ये था सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम भूलना नहीं है। एल्यूमिनियम के बाद जिंक, आयरन, एसएन के बाद पीबी, तब हाइड्रोजन, तब Cu, Hg, Ag, Au, Pt। जैसे मेरे जुबान पे याद है आपको भी एकदम याद हो जाना चाहिए। तो सबसे अधिक क्रियाशील पूछा है तो पोटेशियम सबसे ऊपर। इसी में पूछता सबसे कम, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये सबसे कम है। कौन? सोना। इसीलिए ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है और इसका संक्षारण नहीं होता है। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु है, इसीलिए वायु के संपर्क में आने से यह जल उठता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन में डुबो करके रखना पड़ता है, क्योंकि केरोसिन के अंदर सर ऑक्सीजन नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर पूछे किस धातु को जो है केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है तो याद रखिएगा किस धातु को? सोडियम और पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील धातु है, वायु के संपर्क में आते ही जल उठेगा, इसलिए केरोसिन में डुबो कर रखते हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं होता है। चाकू से काटने वाला धातु भी यही सब है, क्योंकि ये कोमल धातु होता है। अगला सवाल लीजिए, क्लोरीन गैस को जलीय पोटेशियम आयोडाइड विलयन में, क्लोरीन गैस मतलब Cl2, क्लोरीन गैस मतलब सर Cl2, क्लोरीन गैस Cl2 गैस है। किसमें डाल रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में, पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम आयोडाइड विलयन मतलब एक्वस, AQ स्टैंड फॉर एक्वस मतलब जलीय विलयन के लिए यूज होता है। करने से क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड का विलयन मिलता है, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl, और प्लस में क्या होता है? आयोडीन का ठोस मिल जाता है, आपको आयोडीन मिल जाता है। तो इस क्रिया को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ और 2 यहाँ लगाना होगा। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? गौर से पहचानिए, सुनिए। जब भी A इक्वल्स टू ये BC रहे और A यहाँ जाके B को डिस्प्लेस करके AC बना ले और B बना ले तो ये विस्थापन अभिक्रिया होता है। कौन अभिक्रिया होता है? विस्थापन। यहाँ भी देखिए Cl यहाँ से गया है, I को डिस्प्लेस कर दिया है और I को डिस्प्लेस करके वो अपना स्थान खुद किसके साथ बना लिया है? पोटेशियम के साथ बना लिया है। यानी कि यहाँ क्या हुआ है? कोई एक जाकर के दूसरे को विस्थापित किया है। विस्थापित करने का कंडीशन बस यही है, जो जा रहा है उसको अधिक क्रियाशील होना होगा। ये अधिक क्रियाशील है इसलिए इसको जाकर के विस्थापित कर दिया और ये अपना क्या बना लिया? अपना क्या बना लिया? ये कंपाउंड यौगिक बना लिया। इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। इसको ऐसे समझिए, आप समझने के लिए विस्थापन, इसका तो सही आंसर सी हो गया। विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हम आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्ति है, पति और पत्नी, पति प्लस पत्नी, साथ में ये लोग जी रहे थे, बड़ा अच्छा एक साथ जीवन जी रहे थे। लेकिन तब तक इधर से क्या हुआ? एक तीसरा आदमी आ जाता है, तीसरा व्यक्ति है, वो मान लीजिए X है। ये तीसरा व्यक्ति जो है X आया और ये X का रंग रूप चाल ढाल बड़ा सुंदर है, मोहक है, लुभावना है, समझ गए? तो ये जैसे ही आएगा तो ये धीरे धीरे इसके पति पे डोरा डालना शुरू कर दी है
और डोरा डालना शुरू करेगी। अगर ये इससे इसके पत्नी से अधिक सुंदर है तो ऑब्वियस सी बात है इसको ये धीरे धीरे डिस्प्लेस करने लगेगा और इसके साथ संबंध बनाने का कोशिश करेगा, मतलब इसके साथ पैचअप में आ जाएगा, इसको भगाने लगेगा। तो ये इसको भगा पाया, इसके पत्नी को इसके साथ से डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अधिक सुंदर थी, इसीलिए मतलब ये अधिक क्रियाशील थी, तो इसको डिस्प्लेस करके अपना स्थान लेकर के इस दोनों का डाइवोर्स करवा के फिर ये दोनों मिल करके क्या कर लिया, ब्याह कर लिया, पैचअप में आ गया, मतलब यह विस्थापन अभिक्रिया कर दिया, ये विस्थापन अभिक्रिया कर दिया। तो ये किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 5वां सवाल लीजिए। 5वां सवाल कह रहा है जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोह चूर्ण में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, जल का मात्रा होना चाहिए। लोह चूर्ण हम अभी बोले थे, लोहे का टुकड़ा हो, लोहे का छड़ हो, लोहे का बुरादा हो, लोहे का चूर्ण हो, सबका फॉर्मूला क्या होता है? Fe। ये अकेला है तो लोहा किस रूप में रहेगा? सॉलिड रूप में। ऐसा थोड़े ना चूर्ण बना दिए तो लिक्विड हो गया, वो क्या है? सॉलिड है। अब जैसे ही ये होगा तो आपको एक अभिक्रिया बताते हैं। जब भी धातु किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो अपना सल्फेट, ये अपना क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। धातु का जब हम लोग किसी भी तनु अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? धातु अपना लवण बना लेगा और फलस्वरूप क्या उत्पन्न हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो जाएगा। कौन गैस? ये भी पूछता है कि किसी भी धातु का हाइड्रोक्लोरिक या किसी भी तनु अम्ल से अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ और क्या बन गया? आयरन क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? आयरन क्लोराइड यहाँ बन रहा है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला लीजिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, डील कर लेते हैं वैसे। अभिक्रिया में ऑक्सीकृत और अपचयित पदार्थ का पहचान कीजिए, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। एक बात बताइए, Zn से Zn पे आइए तो Zn के साथ क्या ऑक्सीजन था? Zn से Zn पे जाइए तो ऑक्सीजन था नहीं, ऑक्सीजन जुड़ गया और ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जोड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण। ऑक्सीजन का हटना अवकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, अवकरण को अपचयन भी कहते हैं। तो ऑक्सीकृत कौन हो रहा है? Zn। ऑक्सीकृत कौन हो रहा है? Zn। ऑक्सीकृत कौन हुआ? Zn हुआ। और अवकृत कौन हुआ सर? अवकृत या अपचयित कौन हुआ? अवकृत या अपचयित कौन हुआ सर? अपचयित कौन हुआ? कौन हुआ? पूरा, ये पूरा रिएक्टेंट का नाम लिखाएगा CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड जो है वह अपचयित हुआ है, अवकृत हुआ है। और ऑक्सीकृत कौन हुआ है? जिंक ऑक्सीकृत हुआ है। रिएक्टेंट साइड में यानी अभिकर्मक के साइड में जो है वही नाम लिखना है आपको, प्रोडक्ट वाला नाम नहीं लिखना है, याद रखिएगा। एक चीज और पूछ सकता है कि इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो जिसका अपचयन हुआ है ना, यानी अवकरण हुआ है, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि क्या? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकारक CuO है और अवकारक की बात करें तो वो Zn है। जिसका ऑक्सीकरण हुआ है जिस पदार्थ का, वो अवकारक के तरह बिहेव करेगा, उल्टा, और जिसका अवकरण हुआ है वह ऑक्सीकारक के तरह, क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीकृत किया है अपना ऑक्सीजन देके, तो ये ऑक्सीकारक है, और इसने दूसरे का ऑक्सीजन छीन करके खुद ऑक्सीकृत हुआ है, यानी ये अवकारक है। अगला लीजिए, निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं के प्रकार को चुने। चलिए अभिक्रिया का प्रकार चुनते हैं। यहाँ देखिए,
ZnCO3 जिंक क्या था, जिंक कार्बोनेट था। यहाँ एक ही अणु था, यहाँ दो अणु में टूट गया। जब एक अणु दो या दो से अधिक अणु में टूट जाए तो उसको हम लोग कहते हैं अपघटन। कौन सा अभिक्रिया या वियोजन, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया सर, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, याद रहेगा, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अब आ जाइए 2 नंबर में, पीबी था, पीबी चूंकि सीयू से अधिक क्रियाशील है, अभी सक्रियता श्रेणी दिखाए थे। पीबी क्या किया, सीयू को हटा करके खुद का क्लोराइड बना लिया और कॉपर को कहा तुम भागो। ये वही वाला केस हो गया क्या, जैसे अभी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय पति पत्नी थे, एगो कोई थर्ड पर्सन पति पत्नी, और वो के आने से ही क्या हुआ, अभिषेक बच्चन इन लोगों का अलग होने की बात हो रही है, मतलब इसको डिस्प्लेस करके अपना जो है वह क्या बना लिया, क्लोराइड बना लिया। क्यों बना लिया, यह अधिक क्रियाशील था इसीलिए। तो यह कौन सा विस्थापन, एकल विस्थापन। कौन विस्थापन, एकल विस्थापन, याद रहेगा। यह कौन सा अभिक्रिया है, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। अगला आ जाइए, यहाँ भी वही केस है, एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील था। ये भी अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय वाली कहानी है। एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील था तो वह आयरन को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया और आयरन को अलग कर दिया, मतलब यह भी एकल विस्थापन अभिक्रिया है। 4 नंबर में आ जाइए, दो अभिकर्मक है और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अभिकर्मक 2 उत्पाद 1, अभिकर्मक 2 उत्पाद 1, यानी दोनों आपस में मिल रहे हैं। पहले सिंगल सिंगल थे, अब दोनों रेडी टू मिंगल हो गए, मतलब मिल करके दोनों एक हो गए। अकेले हम अकेले तुम, अब मिल गए तो बन गए हम तुम। इसका मतलब यह संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया सर, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसमें भी सर वही कहानी है, अकेले हम अकेले तुम, मिल गए तो बन गए हम तुम, यानी संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया सर, संयोजन अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगला लिख देखिए, इसमें Mg अधिक क्रियाशील धातु है, कॉपर को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया, कॉपर को अलग कर दिया। फिर ये अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय वाली कहानी हो गई, मतलब एकल विस्थापन। कौन सा विस्थापन सर, एकल विस्थापन। कौन विस्थापन, एकल विस्थापन। बोलिए चकाचक बुझा रहा है कि नहीं, केमिस्ट्री को एकदम मजेदार तरीके से आपके सामने परोस रहे हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। आप आर्ट्स पढ़ के भी आए हैं ना सर, तब भी मजा आ जाएगा। चलिए, इनमें पूछ रहा है ऑक्सीकारक। अभी हम बताए थे जो दूसरे का ऑक्सीकरण जो अपना करवाए, जैसे LIC एजेंट को देखे होंगे, पता नहीं अपना बीमा रहे न नहीं रहे, दूसरे का बीमा जरूर कर देगा। LIC एजेंट का मतलब होता है दूसरे का बीमा करने वाला। उसी तरह से ऑक्सीकृत कर पदार्थ कौन होगा, ऑक्सीकारक कौन होगा, जो दूसरे का करवाएगा ऑक्सीकरण, खुद का क्या होगा, अबकरण। अबकारक कौन होगा, जो दूसरे को अपचयित कर दे और खुद ऑक्सीकृत हो जाए, वह अबकारक होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ गौर से देखिए, जिंक ऑक्साइड में कार्बन डाले तो जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो जिंक ने इसको ऑक्सीजन देकर के इसको क्या कर दिया, ऑक्सीकृत कर दिया, तो ये ऑक्सीकारक है। ये कौन कारक है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक को हम शॉर्ट में OA लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये है अबकारक। क्या है ये, अबकारक। अब सवाल पूछ रहा है कि ऑक्सीकृत पदार्थ और अपचयित पदार्थ, तो इसमें एक तरफ हम लिख देते हैं ऑक्सीकृत पदार्थ। कौन पदार्थ, ऑक्सीकृत, और यहाँ लिख देते हैं अबकृत। कौन सर, अबकृत। तो इसमें बताइए, पहले वाले में ऑक्सीकरण किसका हुआ है, कार्बन का। अबकरण किसका हुआ है, जिंक ऑक्साइड का। पहला में ऑक्सीकरण कार्बन का, अबकरण जिंक ऑक्साइड का। दूसरे वाले में सोडियम अकेले था, अब सोडियम के साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, अबकरण। हालांकि इसमें कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसमें इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। अब यहाँ आ जाइए, कॉपर के साथ ऑक्साइड था तो ये अबकृत हो गया क्योंकि ऑक्सीजन हट गया, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन के साथ आ गया तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें पूछे कौन है तो O2 है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है ऑक्सीकारक, और ये अबकारक है। तो ऑक्सीकृत पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी पूछेगा सर एग्जाम में, हमको लगता है आप धज्जी उड़ा के आ जाइएगा। जिसका ऑक्सीकरण हो
वह क्या होगा, अवकारक होगा। जिसका ऑक्सीकरण हो वह अवकारक होगा, जिसका अवकरण हो वह ऑक्सीकारक होगा। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा मतलब इसका अवकरण हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ा इसका ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पे CuO के साथ ऑक्सीजन था बाद में हट गया, इसका मतलब हुआ इसका अवकरण हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ। तो ये तमाम सवाल हम लिए थे, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकार, ऑक्सीकरण, अवकरण सब डिस्कस कर दिए सर। इसमें सवाल बहुत बनते हैं, लेकिन अभी हम उतने चीज आपको दे रहे हैं कि जो रिसेंट एग्जाम है उसमें से आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे, ये मेरा वादा है। बस आप थोड़ा सा शेयर करते रहिए, लाइक करिए, वीडियो को अंत तक देखिए, प्यार देते रहिए, इतना कंटेंट परोस देंगे, यकीन मानिए कि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने नहीं देंगे इस सेगमेंट से। मिलते हैं और मिलते रहेंगे, लेकिन बस एक ही फिर जाते जाते कहेंगे, प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।